पिछले चुनाव में जैसे 2020 में चिराग पासवान ने जिस तरह से नुकसान पहुंचाया था जेडीयू को, तो वो नुकसान क्या एनडीए को या जेडीयू को प्रशांत किशोर पहुंचाएंगे या वो आरजेडी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं? वो दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, जितना मैं बिहार की राजनीति को समझता हूं, जेडीयू को वो उन जगहों पे ऐसे अपर कास्ट कैंडिडेट देकर नुकसान कर सकते हैं जहां पे बीजेपी का वोटर जेडीयू के कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहता होगा। उसी तरह आरजेडी के जगहों पे वो मुसलमान या ओबीसी कैंडिडेट ऐसे दे सकते हैं जो कि उन जगहों पे वोट वैसे काटे जहां पर एक किसी ऑप्शन की तलाश में हो। तो ये सोचना कि प्रशांत किशोर केवल जेडीयू को नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे लगता है शायद ये सही आकलन नहीं होगा। प्रशांत किशोर अगर सभी पार्टियों की तरफ से वोट झटक रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो जेडीयू को भी नुकसान कर सकते हैं और आरजेडी को भी नुकसान कर सकते हैं। जितना जितना मैं समझता हूं अपनी छोटी समझ में, केवल एक साइड वन साइडेड, जैसे चिराग पासवान का वन साइडेड नुकसान था जेडीयू के अगेंस्ट में, वैसा नहीं है मामला। ये उससे ज्यादा है। दो और सवाल हैं यशवंत मेरे। एक तो ये है कि जो आपने अलग अलग वर्गों के बारे में, वर्गों से मेरा मतलब अलग अलग की सांसद से वो संतुष्ट हैं, सरकार से संतुष्ट है, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से। तो जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भले ही पसंदीदा उम्मीदवार नहीं मान रहे, लेकिन करीब 60% लोग जो हैं वो उनके काम से या तो कुछ हद तक संतुष्ट है या पूरी तरह से संतुष्ट है। वहीं असंतु और ये नंबर लगभग बढ़ा ही है थोड़ा 1-8%, वो बदलाव नहीं हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका डेटा कहता है कि जो प्रधानमंत्री के पद के लिए अगर लोग किसको देखते हैं तो नरेंद्र मोदी बहुत आगे है, 57% है, जो कि शायद आपके नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है, और राहुल गांधी 36% पर है। तो ये आंकड़े आपके विरोधाभासी इस तरह से कि जब आप लोगों से ये पूछते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो 64% लोग कह रहे हैं कि भाई, मतलब अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, मतलब लोग परेशान हैं ज़िंदगी से। तो फिर वो सरकार से, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, उससे संतुष्ट कैसे, और फिर हम कैसे मान लें कि वो जाके वापस एनडीए को वोट डालेंगे? जी, बहुत सही वाजिब सवाल है मिलिंद आपका, क्योंकि ये सवाल भी हम लोग जानबूझ के इसीलिए पूछते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, घर की रसोई का खर्चा ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कमाई की क्या स्थिति है। क्योंकि सब कुछ रोजी है ऐसा नहीं है। ये बात हम लोग लगातार इंडिया टुडे के एमओटीएन में नेशनल लेवल पे भी रिपोर्ट करते रहे हैं कि 10 साल से ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है जिनका ये कहना है कि महंगाई के कारण उनको घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। तो दिक्कतें लोग बताते हैं, उनकी परेशानियां क्या है वो भी बताते हैं, कहां पे वो डिसअपॉइंटेड है ये भी बताते हैं, और इसीलिए हम लोग ये डेटा में लगातार रिपोर्ट करते हैं। लेकिन जब हम उन दिक्कतों के बाद में मिलिंद ये पूछते हैं कि इसका समाधान आपको कौन मिल सकता है, तो विपक्ष का नाम अल्टरनेटिव की तरह आ जाए ऐसा नहीं हो रहा है। यही समस्या है विपक्ष की राष्ट्रीय स्तर पे भी, और यही समस्या है विपक्ष की बिहार के स्तर पे भी। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चंगा है, सब कुछ बढ़िया है, नहीं है ऐसा नहीं है, कतई नहीं है। बिहार में लोग हैरान हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, बहुत सारी चीजों से बहुत ज्यादा कष्ट में है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ अच्छा है तो बुरा कुछ भी नहीं है, बुरा बहुत कुछ है। लेकिन जब आप उनसे पूछते हैं कि इसका समाधान, तो समाधान में कोई नाराजगी में वो लॉक स्टॉक एंड बैरल आरजेडी और तेजस्वी यादव में समाधान देखते हैं, ऐसा कतई नहीं। यही एक विरोधाभास का जो दिखने का जो आपको उत्तर मैं दे सकता हूं वो ये दे सकता हूं कि नाराजगी है, दुख है, लेकिन वो नाराजगी, दुख और संकट बड़ा भी है, छोटा भी नहीं है। लेकिन उसका उत्तर, उसका निदान, उसका उपाय कोई विपक्ष बड़े तरीके से देने की कोशिश कर रहा हो या अल्टरनेटिव बन के खड़ा हो गया हो कि नहीं नहीं हम इसका उपाय करेंगे, ऐसा नहीं। आपको 5 साल पहले याद होगा मिलिंद, जब हम लोग ट्रैकर कर रहे थे डेली, और उस समय अंत के 1 महीने में जब हम लोग लगातार ये बात कर रहे थे कि कोई इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मसला युवाओं के बीच में बहुत बड़ा मसला बन रहा है, और फिर तेजस्वी यादव ने उस मसले को उठाना शुरू किया था, और दिन 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 में हमने लास्ट के 3 हफ्ते में उनकी रेटिंग और उनके वोटों को बढ़ते हुए देखा था। उस समय ने तेजस्वी यादव ने उस इमेजिनेशन को कैप्चर किया था। समो पता नहीं क्यों इस बार वो कैप्चर नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज मुझे ऐसी उम्मीद थी कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे
उस समय लोगों की नाराजगी का सीधा फायदा तेजस्वी यादव की रेटिंग में या आरजेडी के वोटों की बढ़ोतरी में विपक्ष के उस तरीके से दिखना शुरू होगा। जैसा 5 साल पहले हमने लास्ट के 3 हफ्तों में रिपोर्ट किया था। अभी भी चुनाव में बहुत समय है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन जिस तरीके से उस वैक्यूम को भरते हुए वो दिखने चाहिए थे, अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। तो कुछ तो है जो मिसिंग है, जो उनके नैरेटिव में, उनके मैसेजिंग में, जो उनका अपना ब्लॉक उनके साथ में है। आप इसलिए मुझे नहीं लगता कि उनके नंबर कोई 30% से नीचे कभी भी पॉपुलैरिटी में आएंगे, क्योंकि उनका बेसिक एमवाई का कॉम्बिनेशन ही उससे ज्यादा है। लेकिन समस्या 30-35% वोट पाने की नहीं है, समस्या वो 10%, 5% वोट एक्स्ट्रा पाने की है, जो एनडीए से नाराज होकर के छिटक के इनकी तरफ आए। और वो अगर इमेजिनेशन कैप्चर नहीं कर रहे हैं तो नाराजगी के बावजूद भी जो स्टैटिक पोजीशनिंग है एंटी आरजेडी की, उन जगह के वोटरों में वो 60-40 का स्प्लिट आपको दिखाई देगा, जिसमें रह रह के प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप चाहे बात करें, वो इनकी गुडविल वो ट्रांसफर होती है कहीं ना कहीं जा करके एनडीए के बाकी ओवरऑल वोट शेयर या ओवरऑल उनसे जो फेवरेबिलिटी के ऊपर, जो पॉसिबिलिटी के ऊपर जो होती है। तो नरेंद्र मोदी का इम्पैक्ट अलग है, बीजेपी के संगठन का इम्पैक्ट अलग है, नीतीश कुमार का अपना इम्पैक्ट अलग है। आप कितना भी बोले कम हुए हैं लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, उनके अपने वोट बैंक अपने अपना उनका जो है वो उतना वो लेके चंक अपना चल ही रहे हैं उस चीज को आगे। तो इसलिए अरिथमेटिक जो है वो ऑल इन ऑल अभी भी एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। वो एनडीए से अंक गणित कोई छिटक कर आरजेडी की ओर चला गया या तेजस्वी यादव की ओर चला गया, अभी फिलहाल ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, भले ही वो नंबर 1 आपको पॉपुलैरिटी रेटिंग पे फिलहाल दिखाई दे रहे हो। विकसित भारत कब तक हम बन पाएंगे? मोदी जी बोल रहे हैं उस पर मान्यता नहीं है आपकी? नहीं, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आप। मोदी जी जो बोल रहे हैं, मोदी जी बड़े धार्मिक व्यक्ति नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति है। मोदी जी रिचुअलिस्टिक नहीं है, मोदी जी स्पिरिचुअल है। और मोदी जी की जो ऊर्जा है, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ऊर्जा है। तो उनका भी एक विजन है, उनकी एक तपस्या है। हम तो गुजरात के समय से उनको जानते हैं, एक प्रामाणिक जीवन है उनका। मेरे देखे या ज्योतिष शास्त्र जो कहता है, भारत की यात्रा आप मान के चलो 2027 से, जैसे मैं 1000 दिन ये पूरे करेंगे, इसके 3 लेवल पड़ेंगे। 2027 तक हम में से जितने जिंदा रहे वो सेकंड फेज में चले जाएंगे। और सेकंड फेज आपका चलेगा 2027 से लेकर 2032-33 तक, ये सेकंड फेज। और 32-33 के बाद 39 वाला जो समय है, 39 में भारत आपको विश्व सत्ता कंफर्म दिखेगा। आज तो आपको क्रिटिसाइज कर सकते हो कि नहीं दिख रहा है, पर 2027 में आपको अंदाज आ जाएगा। देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ियां भी होंगी, उसी समय की बात है। 2032 कोई बहुत दूर नहीं है, 8 साल की है चीज, आपके रिकॉर्ड पे रहने वाली है। हम 32 के दौरान विश्व के तीसरे नंबर की सत्ताओं में आ जाएंगे हर चीज में। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए?